प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। कहा, स्थानीय प्रशासन एवं एनडीआरएफ पीड़ित लोगों के लिए चला रहे हैं राहत और बचाव कार्य। विधि निर्माण और कार्यपालिका का दायित्व विषय पर रांची में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अल्पकालिक विस्तारकों की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने किया संबोधित। और सावन की पहली सोमवारी पर बाबाधाम, बासुकीनाथ, अमलेश्वर धाम, पहाड़ी मंदिर समेत तमाम मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर तरफ लगे बोल बम के जयकारे। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन को संबोधित किया। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान श्रीमती मुर्मू ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ग्लोबल नॉलेज पावर बनाना है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति, समाज और देश की प्रगति में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। समाज और देश के प्रगति में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। ये एक सर्वमान्य सत्य है। अमृतकाल के संपन्न होने तक यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य को हासिल करने में उच्च शिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिन देशों की गणना नॉलेज सुपर पावर्स में होगी, ये देश ही ग्लोबल सुपर पावर्स के श्रेणी में अपना स्थान बना सकेंगे। इस दृष्टिकोण से राष्ट्र निर्माण में आप सबका योगदान निर्णायक सिद्ध होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 clearly says that it is effective governance and leadership that enables the creation of a culture of excellence and innovation in higher education institutions. The common feature of all world-class institutions globally, including India, has indeed been the existence of strong self-governance and outstanding merit-based appointments of institutional leaders. As institutional leaders, you have all a major responsibility in transforming India into a knowledge superpower. नॉलेज सेंटर्स को नॉलेज इकोनॉमिक का प्रमुख केंद्र भी बनना चाहिए। साथ ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। हमारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को ऐसे क्षेत्रों में पहल करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की और देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन एवं एनडीआरएफ की टीमों द्वारा लगातार पीड़ित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और अधिकारियों से बात की और भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बात की है और बारिश का और जो अत्यधिक बारिश का के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारिश के मद्देनजर जो वरिष्ठ मंत्री हैं और अधिकारी हैं उनसे बात की है, स्थिति का जायजा लिया है। ये खबर बात हमारे पास आ रही है। झारखंड विधानसभा सभागार में आज विधि निर्माण की प्रक्रिया और कार्यपालिका का दायित्व विषय पर
3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई अधिकारी मौजूद थे। विधि निर्माण की प्रक्रिया और कार्यपालिका के दायित्व विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विधि निर्माण की प्रक्रिया एवं कार्यपालिका का दायित्व एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने कहा कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। विधानसभा सचिवालय, कार्यपालिका व्यवस्था और जो हम लोगों के कार्यपालिका सचिवालय है, इन दोनों के बीच एक बेहतर समन्वय और बेहतर तालमेल के साथ काम करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आत्मा संविधान में निहित है। उन्होंने कहा कि हम जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं स्थायी तौर पर काम करती हैं। इन स्थायी व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। हम जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं, सरकार बनाते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं जो अस्थायी रूप से काम करती है। सरकार किनकी बनती है, नहीं बनती है, मुझे लगता है इसकी बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता, ये जो अस्थायी संस्थाएं हैं इनको करने की आवश्यकता नहीं। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधि निर्माण की प्रक्रिया और कार्यपालिका के दायित्व पर अपनी बात रखी। इस कार्यक्रम का माध्यम से आप खुद जानते हैं कि आपके दायित्व क्या है और विधायक खुद जानते हैं कि विधानसभा में उनको क्या करना है। प्रशिक्षण के शुभारंभ के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी अपनी बात रखी। श्री महतो ने बेहतर समन्वय कैसे स्थापित हो, इस पर बल दिया। तो अफसर जो राज्य में काम करते हैं परमानेंटली, उनको साथ लेकर के और विधायी व्यवस्था को साथ में लेकर के इस तरह का एक आलोचना हो राज्य के अंदर में, ताकि काम करने के क्रम में हम लोगों से जो चूक होने की संभावना है या चूक हो जाता है, उससे हम निजात पाए। इस मौके पर लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडी आचार्य, PRSK चक्षु राय, डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं झारखंड प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी मौजूद थे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा कार्यालय रांची में आज पार्टी के अल्पकालीन विस्तारकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। दोनों नेताओं ने संगठन की मजबूती और केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने पर बल दिया। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी 12 जुलाई को अग्नि प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेने धनबाद आएंगे। उनके दौरे को देखते हुए BCCL ने तैयारी तेज कर दी है। मंत्री के दौरे से पहले BCCL के तकनीकी निदेशक उदय ए कावले ने लोधना क्षेत्र संख्या 10 के अग्नि प्रभावित लिलोरी पथरा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। श्री कावले के साथ लोधना क्षेत्र के महाप्रबंधक BK सिन्हा, परियोजना पदाधिकारी अरुण पांडे, लॉडिंग ऑफिसर KK सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आजसू पार्टी द्वारा आज पाकुड़ में राजमहल लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो, केंद्रीय उपाध्यक्ष अकील अख्तर और देवशरण भगत ने संबोधित किया। इस दौरान श्री महतो ने राज्य सरकार की नाकामियों पर तीखा हमला किया और उन्होंने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि संथाल परगना में यदि परिस्थितियां बदलनी है तो पीढ़ियों की सेवा की सोच लोगों को बदलना होगा। आपको उलझाने का काम हर चुनाव से पहले ऐसा ही कोई तकनीक अपनाते हैं और वो तकनीक के माध्यम से फिर से जिंदा का बात होकर वापस सरकार पे बैठ जाते हैं। ये उनका फंडा है, यही उनका तरीका है। और जो सेवक है वो घर में बैठ जाते हैं और फिर आप 5 साल तक उम्मीद पर काम करना प्रारंभ करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से देश की बड़ी आबादी को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना से इलाज के दौरान लोगों के जेब से होने वाले खर्च में काफी कमी देखने को मिलती है।
केंद्र सरकार की ओर से संचालित भारतीय जन औषधि केंद्र में लोगों को कम कीमत में गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध होने के साथ इस क्षेत्र में स्वरोजगार की संभावनाओं को काफी बल मिला है। रांची के काके चूड़ी टोला स्थित जन औषधि केंद्र के संचालक संजय आलम पिछले कुछ वर्षों से दवा बिक्री कर रहे हैं। वे कहते हैं कि गुणवत्ता में बगैर किसी समझौते के जन औषधि केंद्र की जेनरिक दवाइयां ब्रांडेड दवाइयों से काफी सस्ती होती हैं। देखा है कि जो पहले जो दवा लेते थे उनका जो एमआरपी था, जैसे एग्जांपल एस्प्रिन और एटोरवास्टाटिन ब्रांडेड का आता है 60 रुपया में, और हमारे यहाँ जो मिल रहा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में इसका एमआरपी है 24 रुपया। तो लगभग 50% से ज्यादा यहाँ पे रेट में डिफर कर रहा है। शुगर की बीमारी से ग्रसित 65 वर्षीय महमूद आलम पिछले 2 वर्षों से जन औषधि केंद्र से दवा ले रहे हैं। लागत के संबंध में वे बताते हैं कि जेनरिक दवाओं का मासिक खर्च मात्र 17 रुपए होता है, जबकि ब्रांडेड दवाइयों की कीमत लगभग 70 रुपए तक हो जाती है। यूरिक एसिड की समस्या से परेशान मेहंदी अंसारी को भी जन औषधि केंद्र से बड़ी राहत मिली है। हमको शुगर का बीमारी है, हम 2 साल से अभी जन औषधि वाला दवाई खा रहे हैं, जो कि हमको 15-16 रुपये में मिल जाता है, और दूसरा दुकान से खरीदने से वही 70-75 रुपया मिलता है, 65 में मिलता है, और हमको कोई अभी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है। हम और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था और दवा ले रहे थे, लेकिन बाहर और दुकानों से तो उतना सक्सेस नहीं हुआ, और जब से प्रधानमंत्री दवा दुकान खोली इनसे 2 साल पहले रहा हूँ, रेट भी ठीक है और दवा भी अच्छी मिल रही है, इससे हमको बहुत फायदा है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में मिलने वाली सस्ती जेनरिक दवाइयों के प्रति युवा वर्ग भी काफी सजग है। इनका कहना है कि घर में जब भी किसी बड़े बुजुर्गों या अन्य सदस्यों को दवा की जरूरत पड़ती है, वो जन औषधि केंद्र में जाकर दवा लेते हैं और बीमारी से तत्काल राहत पाते हैं। हूँ प्रधानमंत्री का दवा काफ़ी लाभदायक होता है, कम रेंज का आता है। बाकी दुकानों के तहत जैसे 60 रुपया में मिल रहा है, तो जन औषधि का दवा 8 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया में मिल जाता है, ज़्यादा सस्ता है। बाकी दुकान में लेंगे तो ज़्यादा बिल हो जाता है। औषधि केंद्र है संजय आलम सर के, तो दवा काफ़ी सस्ता मिलता है यहाँ जन औषधि वाला, तो काफ़ी लाभ पहुँचता है सभी लोगों को। हम यहाँ पे आते थे अपने पिताजी के लिए दवा लेने के लिए, शुगर का दवा लेने के लिए, तो उस समय हमको बहुत सस्ता लगा। और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की उपयोगिता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों से एक साथ रांची में कई जन औषधि केंद्रों का संचालन सफलतापूर्वक हो रहा है। सस्ती दवाइयां उपलब्ध होने से अब लोगों में बीमारी छुपाने की गलत आदत भी कम हुई है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज पुनर्मतदान हुआ। आज कुल 696 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। चुनाव आयोग ने शनिवार को मतदान केंद्रों पर हुई हिंसा, हत्या और धांधली के बाद राज्य के इन 696 बूथों पर फिर से मतदान कराने का फैसला किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल आज रांची के सिविल कोर्ट पहुंची। सिविल कोर्ट में अमीषा पटेल के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बॉलीवुड अभिनेत्री को चेक बाउंस मामले में सशरीर उपस्थित होने के कोर्ट के आदेश के बाद आज वह दूसरी बार कोर्ट पहुंची थी। गौरतलब है कि फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लेना और बाद में चेक बाउंस और धोखाधड़ी के मामले में रांची के अरगोड़ा थाना में अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सब्सटेंस में उनके अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे हैं उसके लिए उनको या तो गिल्टी प्लीड होना था या नॉट गिल्टी, तो उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है। और अब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है मेडिएशन के लिए। अब उनका अपना कॉल होगा कि वो मेडिएशन में आती है या नहीं आती है। मेडिएशन फेल होने के बाद केस अपने तरीके से प्रोसीड करेगा हियरिंग के लिए। सेना जमीन घोटाले में निलंबित IAS छवि रंजन को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। जमानत याचिका पर रांची PMLA की स्पेशल कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने छवि रंजन की याचिका पर 1 सप्ताह बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। सावन की पहली सोमवारी पर आज देवघर के बाबाधाम मंदिर में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई। बाबाधाम में जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
मंदिर से लेकर 10 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी लाइन जलार्पण के लिए लग गई। पूरा इलाका बोल बम के जयकारे से गुंजायमान रहा। भीड़ और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पुलिस अधीक्षक समेत तमाम वरीय अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते नजर आए। प्रथम सोमवार बाबा बैद्यनाथ का दर्शन। दुमका के प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में सावन की पहली सोमवार को भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह करीब 3 बजे से भक्त अर्घा के माध्यम से बाबा पर जल चढ़ा रहे हैं। जलार्पण का यह सिलसिला रात 9 बजे तक जारी रहेगा। आधी रात के बाद से ही भक्त बाबा को जल अर्पित करने के लिए कतार में शामिल होने लगे। आज बड़ी संख्या में डाक कांवरिया भी भागलपुर के बरारी घाट से पवित्र गंगा जल लेकर हंसडीहा के रास्ते बासुकीनाथ पहुंचे और बाबा का जलाभिषेक किया। पूरा मेला क्षेत्र बोल बम के जय घोष से गूंज रहा है और लोग शिव भक्ति में डूबे हुए हैं। आज यहाँ आए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया से जल चढ़ गया, बहुत बढ़िया लगा, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, सिलीगुड़ी, और यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और पहला बहुत अच्छा लग रहा है। आने से बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। बासुकीनाथ में सुगमता से जलार्पण के लिए भक्तों और कांवरियों को कतारबद्ध व्यवस्था के तहत मंदिर प्रांगण और गर्भगृह के द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। बासुकीनाथ धाम आने वाले भक्तों की सुविधा, सुरक्षा और सेवा के लिए की गई व्यवस्था से कांवरिया बेहद खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था देखकर। बाबा धाम में भी जल बहुत अच्छे से चढ़ाए और बासुकीनाथ बाबा का भी बहुत अच्छे से जल चढ़ाए। भक्तों की मान्यता है कि श्रावण मास में फौजदारी बाबा बासुकीनाथ के दर्शन मात्र से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। बांग्लादेश की सीमा से सटे शिलोंग से सपरिवार आए मिहिर सेन कहते हैं कि बाबा के दरबार में आने के बाद यहाँ के भक्तिपूर्ण वातावरण में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। हम लोग बाबा से मांगते हैं, इसीलिए हम लोग शिलोंग मेघालय से आए हैं। बांग्लादेश का बॉर्डर है, लास्ट फोर बोलता है नॉर्थ ईस्ट का। वहाँ से आए हमारे फैमिली, हमारा बच्चा, हम लोग पूरे सुख परिवार से आए हैं और आके बहुत आनंद मिलता है यहाँ। लेकिन लगता है कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं होता है। हर हर महादेव। यूं तो पूरा सावन माह शिव की भक्ति और उपासना का श्रेष्ठ माह है, किंतु सावन की सोमवारी को शिव के दर्शन, पूजन और जलार्पण का विशेष महत्व है। इसलिए सावन की सोमवारी को बासुकीनाथ में देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। इधर खूंटी जिले के अमरेश्वर धाम में भी जलार्पण के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखी। झारखंड के मिनी बाबा धाम के रूप में विख्यात अमरेश्वर धाम में पहली सोमवारी के मौके पर लोगों ने 4 किलोमीटर की दूर बनई नदी से जल उठाव किया और उसके बाद कांवर लेकर अमरेश्वर धाम पहुंचे। भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए थे। बोल बम, बोल बम, बोल बम। उधर रामगढ़ के रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर स्थित शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। कहा जाता है कि यहां स्थित शिवलिंग प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। यहां जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी थी। यहां श्रद्धालु दामोदर और भैरवी नदी से जल लेकर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं।
ये परंपरा विगत करीब 20-30 वर्षों से चलते आ रहा है। सावन जो सोमवार होता है वो काफ़ी पवित्र माना जाता है, इसलिए भैरवी और दामोदर के तट से जल लेकर अपने अपने गंतव्य स्थान, अपने अपने शिवालय में लोग जलाभिषेक करते हैं। और आज का जो भीड़ है वो श्रावणी को देखते हुए हमारे महादेव, पीछे महादेव का मंदिर है, वो करीब 18 फीट का शिवलिंग है, उसमें भी जलाभिषेक लोग। झारखंड को प्रकृति ने काफी सुंदर गहनों से सजाया है। इसमें एक मोती झरना जलप्रपात भी है। जलप्रपात के नजदीक स्थित मोतीनाथ धाम शिव मंदिर में भी सावन मास में काफी कांवरिया जलार्पण के लिए पहुंचते हैं। साहेबगंज के मोती झरना जलप्रपात के पास पहाड़ों के गुफा के बीच स्थित मोतीनाथ धाम शिव मंदिर में पर्यटक ऐसे तो सालों भर आते हैं, लेकिन सावन महीने में भक्तों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। मोतीनाथ शिव मंदिर के मुख्य पुजारी चंदन पांडे ने बताया कि यह वर्षों पुराना ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कराया गया है। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं था, एक मस्त खंडर में विराम थे ये बाबा भोलेनाथ। जब से पर्यटक स्थल घोषित हुई झारखंड सरकार की तरफ से, इनको जीर्णोद्धार किया गया, तब से लोग यहाँ अधिक मात्रा में आते हैं, जैसे कि लाखों की संख्या में आते हैं। बंगाल, बिहार, झारखंड, जहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं। मोतीनाथ मंदिर के प्रभारी नीरज दास ने बताया, श्रावण मास में यहाँ कांवरियों की कतार लगी रहती है। लोगों की आस्था और भीड़ को देखते हुए कई वर्ष पहले मोतीनाथ धाम विकास समिति का गठन किया गया। तब से अभी तक लगातार यह विकास समिति लोगों की सेवा करती आ रही है। मोती झरना में पूरे कांवरियों का कतार लगा रहता है और कतार लगा रहता है, इसके कारण मोती झरना विकास समिति का एक गठन किया हमारे मस्तराम मीना डीसी साहब ने। उस दिन से ये मोती झरना विकास समिति सबकी सेवा कर रही है और ज्यादा से ज्यादा सावन में भीड़ होती है। प्रकृति की गोद में बसे इस इलाके में पर्यटक भी काफी संख्या में आते हैं। आसनसोल से आए पर्यटक पवन मोदी ने बताया, झारखंड के मोती झरना के बारे में काफी नाम सुना था, यहाँ आकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। उन्होंने यहाँ के मनोरम दृश्य की भी खूब तारीफ की। आया हूँ, हमारे कुछ दोस्तों लोग बीरभूम पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, हम लोग साथ प्लानिंग किए हैं। जब आ रहे थे तो मुझे नहीं लगा कि इतना अच्छा होगा सीनरी। इसके बारे में तो मोती झरना के बारे में बहुत सारा सुना हूँ, पर साधन का अभाव के कारण मुझे लगा कि ठीक नहीं होगा। पर आने के बाद इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वीकेंड बहुत अच्छा मस्ती कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। साहेबगंज जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर तालझारी प्रखंड में यह जलप्रपात स्थित है। यहाँ का दृश्य मनोरम है और इस झरने से गिरती पानी की बूंदें पर्यटकों के मन को लुभाती हैं। साथ ही साथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन का भी एक केंद्र बन रहा है। साहेबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। भारत का मिशन चंद्रयान 3 13 जुलाई को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए कई तकनीकी बदलाव किए गए हैं। Chandrayaan 3. What all can fail and how to protect it. So this is the approach that we have taken. So for that we did many things. One, we expanded the area of landing half a kilometer by half a kilometer to 4 kilometer by 2.5 kilometer. 4 kilometer along the track and 2.5 kilometer width. Anywhere it can land. So it doesn't limit you to target a specific point. It will target a specific point only in nominal conditions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। गुमला जिले के बिशुनपुर स्थित विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की।
इस दौरान कुछ देर उनके बीच समसामयिक विषयों पर चर्चा भी हुई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में धनबाद जिले के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताया गया। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा समेत दुमका, हजारीबाग और जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में 600 भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 1 साल के लिए होगी। इसको लेकर गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हजारीबाग में एक सिपाही की पत्नी ने पति और जीजा समेत ससुराल के 9 लोगों पर दुष्कर्म, मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए कोर्रा थाना में मामला दर्ज कराया है। मामले में पुलिस ने महिला के पति राजू कुमार मेहता और उसके जीजा महेंद्र प्रसाद मेहता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पलामू के चियाकी 112 बटालियन के मुख्यालय के एक सीआरपीएफ जवान ने आत्महत्या कर ली है। जवान ने अपने सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या की। घटना के बाद सीआरपीएफ के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। दुमका फूड इंस्पेक्टर अमित कुमार ने श्रावणी मेले से 200 किलो नकली पेड़े को जब्त किया है। जांच के क्रम में पाया गया था कि मेले में मिलावटी पेड़े की बिक्री हो रही थी। फूड इंस्पेक्टर ने 8 दुकानों पर कार्रवाई करते हुए पेड़े को जब्त कर लिया। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी भी दी कि वे फिर से ऐसी गलती न करें। रांची के सांसद संजय सेठ ने सांसद निधि से पहाड़ी मंदिर स्थित चंद्रवंशी समाज के द्वितीय तल पर निर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रवंशी समाज का अपना भवन होने से सामाजिक कार्यों में तेजी आएगी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के कर्मा स्थित जेम्स पब्लिक स्कूल में प्रार्थना सभा के आयोजन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप था कि प्रार्थना सभा के बहाने भोले भाले लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने प्राचार्य समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ का धुरवा स्थित झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यालय पर आज भी प्रदर्शन जारी रहा। पिछले कई दिनों से संघ के सदस्य अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जामताड़ा के पाकडीह मोहल्ले में गरीबी के कारण एक लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी। इसकी जानकारी जब गांव के नौजवानों को मिली तो युवकों ने टीम बनाकर लड़की की शादी का सारा खर्च उठाने का फैसला किया और धूमधाम से शादी भी कराई। दरअसल दुल्हन सुल्ताना के पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह उसका विवाह नहीं करा पा रहे थे। जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार ने रविवार देर रात बिरसानगर, सिद्धगोड़ा और सीताराम डेरा थाना का औचक निरीक्षण किया। एसएसपी द्वारा निरीक्षण के दौरान थानों के अभिलेखों की गहनता से जांच की गई। इस दौरान उन्होंने मौके पर उपस्थित पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। राज्य में मानसून की सक्रियता धीमी हुई है। पिछले 24 घंटे में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान पलामू जिले के छतरपुर में 25 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 16 जुलाई तक पूरे राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने 11, 12 और 13 जुलाई को आंधी और वज्रपात की आशंका के मद्देनजर येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 23.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.8 और न्यूनतम 27.3 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 27.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न भागों में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। कहा, स्थानीय प्रशासन एवं एनडीआरएफ पीड़ित लोगों के लिए चला रहे हैं राहत और बचाव कार्य। विधि निर्माण और कार्यपालिका का दायित्व विषय पर रांची में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा, विधायिका और कार्यपालिका के बीच बेहतर समन्वय जरूरी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अल्पकालिक विस्तारकों की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन।
क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने किया संबोधित। और सावन की पहली सोमवारी पर बाबा धाम, बासुकीनाथ, अमरेश्वर धाम, पहाड़ी मंदिर समेत तमाम मंदिरों में